समझ नहीं पा रही थी कि आखिर क्या जादू चलाया था अनिका ने डॉक्टर सक्सेना पर, जो डॉक्टर सक्सेना ने अनिका को रिसीव करने के लिए अपने बेस्ट स्टूडेंट रोहन श्रीवास्तव को दरवाजे तक भेजा था। डॉक्टर शालिनी अच्छी तरह जानती थी कि मल्होत्रा खानदान फिलहाल इतनी पहुंच नहीं रखता था कि मल्होत्रा परिवार के नाम से डॉक्टर सक्सेना अनिका को इस तरह ट्रीट करें। डॉक्टर शालिनी कहीं ना कहीं ये भी सोचने लगी कि कहीं अनिका का कनेक्शन मारवा खानदान से है, इसलिए तो नहीं। मारवा खानदान का दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस के ट्रस्ट में काफी होल्ड था। कॉलेज के लिए और कॉलेज के मॉडर्नाइजेशन के लिए मारवा परिवार ने काफी डोनेशंस भी किए थे। जैसे रोहन अनिका को कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर ले गया, मन में कई सवालों के साथ डॉक्टर शालिनी भी उन दोनों के पीछे पीछे कॉन्फ्रेंस रूम में चली गई। अनिका जैसे ही कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल हुई, उसने देखा कि डॉक्टर सक्सेना कुछ एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन कर रहे थे। डॉक्टर शालिनी जैसे जूनियर डॉक्टर्स आगे की सीट पर बैठकर इन एक्सपर्ट्स और डॉक्टर सक्सेना के बीच चल रहे डिस्कशन को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। मगर जैसे ही डॉक्टर सक्सेना की नजर अनिका पर पड़ी, डॉक्टर सक्सेना अपनी जगह से खड़े हो गए और अनिका की ओर इशारा करके कहा, ग्रेट दैट आप यहाँ आ गई, प्लीज वेलकम, आइए बैठिए। ये कहते हुए डॉक्टर सक्सेना ने अनिका को अपनी सीट ऑफर कर दी, मगर अनिका ने अपने हाथों के इशारे से डॉक्टर सक्सेना को अपनी जगह पर बैठने को कहा। फिर एक चेयर उठाकर अनिका ने पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के बीच रखी और चेयर पर बैठ गई। अनिका ने राउंड टेबल पर बैठे डॉक्टर सक्सेना और बाकी डॉक्टर्स से कहा, प्लीज आप लोग अपनी मीटिंग जारी रखें। डॉक्टर सक्सेना समझ गए थे अनिका सबके सामने शायद ये बात नहीं अनाउंस करना चाहती थी कि वो कौन थी, इसलिए चुपचाप डॉक्टर सक्सेना बाकी डॉक्टर्स के साथ अपनी मीटिंग कंटिन्यू करने लगे। जूनियर डॉक्टरों के बीच बैठी डॉक्टर शालिनी समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर अनिका को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों मिल रही थी। उसने देखा कि उसके लेवल के डॉक्टर और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हॉल में रखी चेयर पर बैठे थे और बहुत ही हाई प्रोफाइल डॉक्टर्स डॉक्टर सक्सेना के साथ हॉल के बीचों बीच एक राउंड टेबल पर बैठे थे। फिर भी डॉक्टर सक्सेना ने अनिका को उनके बीच अपनी चेयर ऑफर कर दी थी। पहले तो शालिनी को लगा था कि अनिका जरूर कोई बहुत बड़ी केपेबल डॉक्टर होगी जिसे डॉक्टर सक्सेना इतनी इज्जत दे रहे थे, मगर जब शालिनी ने देखा कि अनिका भी बाकी जूनियर डॉक्टर और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की तरह डॉक्टर सक्सेना का कंसल्टेशन सुनने आई थी, तब उसे बहुत ताज्जुब होने लगा। आखिर क्यों एक जूनियर लेवल की मेडिकल प्रोफेशनल को डॉक्टर सक्सेना इतनी इज्जत दे रहे थे। तकरीबन 2 घंटे मीटिंग चली। तरह तरह के डिस्कशंस मीटिंग में किए गए। बच्चे के ब्रेन को ऑपरेट करने की कई सारी स्ट्रैटेजीज बनाई गईं। सारे डॉक्टर के कंसल्टेशन के बाद एक फाइनल स्ट्रैटेजी प्लान डिसाइड किया गया। फाइनल सर्जरी प्लान डिसाइड करने के बाद डॉक्टर सक्सेना ने हॉल में मौजूद पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स और जूनियर डॉक्टर से पूछा, क्या आप लोगों की कोई और ओपिनियन है? क्या आप लोग इस सर्जरी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? कोई ऐसी बात जो शायद हम लोगों ने नजरअंदाज कर दी हो? राउंड टेबल पर बैठे एक्सपीरियंस्ड और हाई प्रोफाइल डॉक्टर्स के 2 घंटे के डिस्कशन के बाद ऑपरेशन का कोई भी ऐसा पहलू बाकी नहीं रहा था जिस पर हॉल में मौजूद कोई भी जूनियर डॉक्टर या पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट अपनी राय रखना चाहता था। सबने ना में अपना सिर हिला दिया। तभी डॉक्टर सक्सेना ने अनिका की ओर देखा और पूछा, क्या कोई ऐसी बात है जिसका हमें ख्याल रखना होगा? अनिका कुछ देर अपनी आंखें बंद करके मन ही मन कुछ सोचने लगी। फिर अनिका ने अपनी आंखें खोली और ना में अपना सिर हिला दिया। वैसे तो डॉक्टर सक्सेना के एक्सपीरियंस के सामने ये ऑपरेशन एक माइनर ऑपरेशन कहा जा सकता था और डॉक्टर सक्सेना ने हर चीज पर ध्यान भी रखा था। हॉल में बैठे सारे डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर और स्टूडेंट अपने साथ नोटपैड, पेन, वर्कशीट, प्लानिंग चार्ट लेकर आए थे। पूरे हॉल में अनिका अकेली थी जिसके हाथ में अपने पर्स और फोन के अलावा कुछ नहीं था। अनिका को इस तरह देखकर रोहन श्रीवास्तव भी हैरान था। अनिका का बर्ताव देखकर रोहन को लग रहा था जैसे अनिका कोई ऐसी स्टूडेंट थी जो अपने माँ बाप की पहचान की वजह से इस वक्त इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद थी। रोहन का रूममेट जो खुद भी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट था, उसे इसीलिए इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं लेने दिया गया था क्योंकि कॉन्फ्रेंस हॉल में लिमिटेड सीट्स थी और कुछ ही सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को ये मौका दिया गया था कि वो डॉक्टर अमृता की सर्जरी के डिस्कशन का हिस्सा बन सकें। मैनेजमेंट में पहचान होने की वजह से अनिका ने एक काबिल और होनहार डॉक्टर को इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने से दूर रखा था।
रोहन को डॉक्टर सक्सेना की इंटीग्रिटी पर भी शक होने लगा था। रोहन को इस बात से गुस्सा आ रहा था कि डॉक्टर सक्सेना जैसे बड़े डॉक्टर भी पहचान और कनेक्शन से प्रभावित होकर एक ऐसे व्यक्ति को डॉक्टर अमृता के अंडर स्टडी करने का मौका दे रहे थे जो शायद उसके लायक नहीं थी। और तो और इतनी प्रेस्टिजियस और इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने का ना तो अनिका में कोई एक्साइटमेंट था और ना ही कोई सीरियसनेस। जब रोहन ये सब सोच रहा था तभी डॉक्टर सक्सेना ने रोहन से कहा, डॉक्टर रोहन, मेरे ऑफिस से उन डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की लिस्ट लेकर आओ जो परसों डॉक्टर अमृता को सर्जरी में असिस्ट करने वाले हैं। रोहन हाँ में अपना सिर हिलाते हुए डॉक्टर सक्सेना के कैबिन की ओर चला गया। डॉक्टर सक्सेना के कैबिन से डॉक्टर और स्टाफ की लिस्ट कॉन्फ्रेंस हॉल में लाते वक्त रोहन ने लिस्ट में लिखे नामों पर अपनी नजर घुमाई। लिस्ट में सबसे पहला नाम डॉक्टर अमृता का था। डॉक्टर अमृता का नाम पढ़कर रोहन अचानक ही एक्साइटेड हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि 2 दिन बाद वो डॉक्टर अमृता को सर्जरी के लिए असिस्ट करने वाला था। लिस्ट में दूसरा नाम डॉक्टर सक्सेना का था। उसके बाद कुछ असिस्टेंट डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ का नाम लिखा था। तभी रोहन को ध्यान में आया कि डॉक्टर अनिका का नाम लिस्ट में कहीं नहीं था। अभी अभी रोहन ने डॉक्टर सक्सेना के बारे में जो कुछ भी सोचा था वो सब गलत था। उसे अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी। आखिर ये बात साफ हो गई कि डॉक्टर सक्सेना किसी भी व्यक्ति के कनेक्शन से प्रभावित होकर उसे प्रेफरेंस नहीं देते थे। जैसे रोहन लिस्ट लेकर कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंचा, डॉक्टर सक्सेना ने रोहन के हाथ से लिस्ट ली और सबके सामने सारे नाम अनाउंस कर दिए। नाम अनाउंस करने के बाद डॉक्टर सक्सेना ने उस लिस्ट पर अपने साइन कर दिए। इसके बाद डॉक्टर सक्सेना ने कॉन्फ्रेंस डिसमिस कर दी। उन्होंने अनिका की ओर देखकर कहा, प्लीज वेट फॉर मी, मुझे एक इम्पोर्टेंट फोन कंसल्टेशन करना है। मैं 10 मिनट में फ्री हो जाऊंगा, मगर मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है उसके बाद। अनिका ने अपनी घड़ी की ओर देखा और डॉक्टर सक्सेना की ओर देखकर हाँ में अपना सिर हिला दिया। डॉक्टर सक्सेना ने रोहन की ओर देखते हुए कहा, रोहन, इन्हें मेरे ऑफिस में ले जाओ। ये कहते हुए डॉक्टर सक्सेना अपने फोन पर किसी के साथ बात करने लगे। रोहन अनिका को डॉक्टर सक्सेना के कैबिन की ओर ले जाने लगा। डॉक्टर शालिनी लिस्ट में लिखे नामों को सुनकर बहुत खुश थी। वो इस बात से ज्यादा खुश थी कि अनिका का नाम उस लिस्ट पर मौजूद नहीं था। इससे डॉक्टर शालिनी को एक बात का यकीन हो गया था कि अनिका का जो कोई भी कनेक्शन था वो इतना पावरफुल नहीं था कि अनिका को डॉक्टर अमृता इस सर्जरी को अटेंड करने का मौका दिला पाए। रोहन और अनिका के चलते हुए डॉक्टर शालिनी ने अनिका को आवाज लगाते हुए कहा, सुनो मिस, अरे जो भी तुम्हारा नाम है मैं हमेशा भूल जाती हूँ। मुझे बहुत दुख हुआ ये जानकर कि तुमने इतनी पहचान लगाई यहाँ तक पहुँचने के लिए, मगर फिर भी तुम्हारी पहचान तुम्हें डॉक्टर अमृता की सर्जरी अटेंड करने का मौका नहीं दिला पाई। मैं जानती हूँ तुम जैसी लड़कियां ऐसे मौके के लिए कितनी तरसती हैं और क्या कुछ नहीं करती ऐसे मौके पाने के लिए, पर कोई बात नहीं, तुम हिम्मत मत हारना। कहते हैं ना, देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम। शालिनी के चेहरे पर खुशी देखते हुए अनिका ने मुस्कुराते हुए शालिनी से कहा, तुमसे किसने कह दिया कि मैं डॉक्टर अमृता की सर्जरी अटेंड नहीं करने वाली हूँ? डॉक्टर शालिनी हैरान हो गई। रोहन भी अनिका की बात सुनकर हैरानी से अनिका की ओर देखने लगा। डॉक्टर शालिनी ने अनिका से पूछा, तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा तो नाम भी उस लिस्ट पर नहीं था, फिर तुम इतनी कॉन्फिडेंटली कैसे कह रही हो कि तुम डॉक्टर अमृता की सर्जरी अटेंड कर पाओगी? जरा मुझे भी बताओ, तुम करने क्या वाली हो? अनिका ने शालिनी की बातों का जवाब देना जरूरी नहीं समझा और वो डॉक्टर सक्सेना के कैबिन की ओर चलने लगी। अनिका के ठीक पीछे पीछे हैरान परेशान रोहन भी चलने लगा। तभी तेजी से अनिका का रास्ता रोकते हुए शालिनी ने अनिका से पूछा, क्या तुम डॉक्टर सक्सेना को किसी दबाव में लाकर अपना नाम उस लिस्ट में ऐड करवाने वाली हो? ये बहुत गलत होगा। मुझे नहीं पता कि तुम्हें कौन सपोर्ट कर रहा है, मगर इतना समझ लो, अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ना सिर्फ तुम्हारे लिए बल्कि डॉक्टर सक्सेना और पूरी यूनिवर्सिटी का नाम बिगड़ सकता है। सब लोग जानते हैं कि डॉक्टर सक्सेना उसूलों के कितने पक्के हैं। सबके सामने उन्होंने लिस्ट में लिखे हुए नामों को पढ़ा है। अब अचानक ही तुम्हारा नाम लिस्ट में शामिल करके उनकी और यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन को बहुत बड़ा धक्का लग सकता है। डॉक्टर सक्सेना अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर हैं। आज तक की उनकी रेपुटेशन, इतने सालों में कमाया हुआ नाम, सब कुछ तुम्हारी जिद की वजह से मिट्टी में मिल सकता है। अब फैसला तुम्हें करना है।
अपने पावरफुल कनेक्शन का इस्तेमाल करके एक डॉक्टर और यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन को दांव पर लगाना है, या कुछ साल और मेहनत करके इतना नाम कमाना है कि तुम खुद अपने बलबूते पर डॉक्टर अमृता को असिस्ट कर सको? डॉक्टर शालिनी की ये बात रोहन के दिल पर भी असर करने लगी थी। रोहन काफी देर से अनिका से कुछ कहना चाहता था मगर कह नहीं पा रहा था। शालिनी की हिम्मत देखकर रोहन ने भी हिम्मत दिखाई। रोहन ने अनिका से कहा, मेरे ख्याल से डॉक्टर शालिनी बिल्कुल सही कह रही हैं। ये डॉक्टर सक्सेना और यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन का सवाल है। डॉक्टर रोहन के मुंह से ये बात सुनकर शालिनी ने चैन की सांस ली। शालिनी जानती थी कि रोहन ना सिर्फ डॉक्टर सक्सेना का बेस्ट स्टूडेंट था, मगर रोहन डॉक्टर सक्सेना की जिंदगी में एक खास जगह भी रखता था। रोहन की शादी कुछ ही महीनों में डॉक्टर सक्सेना की बेटी के साथ होने वाली थी। डॉक्टर सक्सेना रोहन पर बहुत भरोसा करते थे और डॉक्टर सक्सेना की निजी जिंदगी में भी रोहन का कहना काफी मायने रखता था। रोहन की बात सुनकर कहीं ना कहीं डॉक्टर शालिनी के मन को काफी शांति मिली थी। वो एक बार रोहन की ओर देखकर मुस्कुराई और वहां से चली गई। नजरें झुकाए हुए रोहन ने डॉक्टर सक्सेना के कैबिन का दरवाजा खोला और अनिका को अंदर आने का इशारा किया। अनिका को डॉक्टर सक्सेना के सामने वाली सीट पर बिठाकर रोहन ने अनिका को पानी का ग्लास ऑफर किया। ग्लास टेबल पर रखते हुए रोहन ने अनिका से कहा, ये एक 7 साल के गरीब बच्चे का ऑपरेशन है। सर्जरी काफी कॉम्प्लिकेटेड है और इसलिए ज्यादातर डॉक्टर ने ये केस हाथ में लेने से मना कर दिया था। बच्चे के माँ बाप के पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि वो बच्चे का इलाज किसी सरकारी अस्पताल में करवा सकें। कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा होने के बावजूद डॉक्टर सक्सेना ने इस केस को हाथ में लिया है। अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ तो ये डॉक्टर सक्सेना की जिंदगी का पहला अनसक्सेसफुल ऑपरेशन होगा। इस सर्जरी के लिए उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है, बिना किसी पैसों की उम्मीद किए। डॉक्टर अमृता और डॉक्टर सक्सेना को असिस्ट करने वाले डॉक्टरों को खास मैनेजमेंट की ओर से चुना गया है। इस केस पर बड़े बड़े अस्पतालों की और प्रेस रिपोर्टर की नजर है। सर्जरी के वक्त काफी लोग जमा होंगे। अब तक तो असिस्ट करने वाले डॉक्टरों की और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स की लिस्ट प्रेस तक पहुंच चुकी होगी। अगर किसी को पता चला कि तुम्हारा नाम ना होने के बावजूद तुमने ये सर्जरी अटेंड की है तो बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो सकता है। और जहाँ तक मैं डॉक्टर सक्सेना को जानता हूँ, वो खुशी खुशी सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेंगे, मगर हॉस्पिटल या मैनेजमेंट की रेपुटेशन पर आंच नहीं आने देंगे। क्या तुम चाहती हो कि एक महान डॉक्टर और एक महान इंसान अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर करप्शन जैसे एलिगेशंस का सामना करें? मैं नहीं जानता कि तुम्हारे कनेक्शन क्या है, मगर इतना जरूर जानता हूं कि तुम्हारे कनेक्शन बहुत पावरफुल हैं और इसीलिए डॉक्टर सक्सेना तुम्हें इतनी इज्जत दे रहे हैं। बस मेरी हाथ जोड़कर तुमसे विनती है कि इस ऑपरेशन को अटेंड करने से पीछे हट जाओ, अपनी जिद छोड़ दो। तुम जानती हो कि डॉक्टर अमृता कौन है? द ग्रेटेस्ट न्यूरोसर्जन ऑफ आवर कंट्री। भगवान मानते हैं लोग उसे, और तुम क्या समझती हो अपने आप को? इतनी आसानी से भगवान के दर्शन कर लोगी? रोहन की अब तक की सारी बातें बड़ी ही शांति से अनिका ने सुनी थी, मगर जब रोहन ने डॉक्टर अमृता को भगवान का दर्जा दे दिया तब अपनी जगह से आवाज ऊंची करते हुए अनिका ने कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम? इतने पढ़े लिखे हो फिर भी इतनी बात नहीं समझते कि डॉक्टर अमृता एक साधारण सी इंसान है, कोई भगवान नहीं जो तुमने उसे इतना सर पर चढ़ा दिया है। डॉक्टर अमृता के बारे में ये सुनकर रोहन अपने आप पर काबू नहीं रख सका। रोहन ने अनिका से कहा, बड़ी बदतमीज हो तुम, अभी के अभी कैबिन से निकल जाओ। तभी डॉक्टर सक्सेना कैबिन के अंदर आए और रोहन का हाथ पकड़कर कहने लगे, ये क्या कह रहे हो तुम रोहन? तुम जानते हो ये कौन है?